दोस्तों, जेन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती क्लास 9-10th में जो सामाजिक विज्ञान में जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस का वही क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा ध्यान से देखिएगा और हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पाद में उपयोग होता है? Zinc oxide is normally used in the manufacture of ऑप्शन ए है पेंट, ऑप्शन बी है विस्फोटकों यानी एक्सप्लोजिव, ऑप्शन सी है घोलकों यानी सॉल्वेंट्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंट। जिंक ऑक्साइड का उपयोग साधारण रूप से पेंट में किया जाता है। थोड़ा हम देखें तो जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है और इसे चीनी व्हाइट कहते हैं, चीनी व्हाइट। इसका उपयोग बहुत सी जगहों पर होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित, उसमें इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग जो है रबड़ बनाने में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है, कांच बनाने में होता है, कांच, सीमेंट बनाने में होता है और बहुत सी जगहों पर जो है जिंक ऑक्साइड का उपयोग होता है। लेकिन साधारणतः पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड। जो लीवर है कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड में स्टोर करता है। पॉलीसैकेराइड क्या है? एक जटिल शर्करा है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, जटिल शर्करा है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को जो है लीवर जटिल शर्करा में स्टोर करता है। होता क्या है कि हमारे ब्लड में जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर स्टोर करके रखता है और जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो यही पॉलीसैकेराइड यानी जटिल शर्करा तरल शर्करा में टूट जाती है, यानी मोनोसैकेराइड में टूट जाती है, ग्लूकोज में टूट जाती है और हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमारा काम चलता है। ठीक है, अब हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है। मोनोसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? सरल रूप है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और इसका उपयोग डायरेक्ट होता है। इसका और हम नाम जाने, जैसे ग्लूकोज, ये जो है मोनोसैकेराइड है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है यानी पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूटता है, फ्रक्टोज सब मोनोसैकेराइड है, जैसे ग्लैक्टोजन, ग्लाइक्टोजन ये क्या है? ये सब मोनोसैकेराइड है, यानी सरल शर्करा है। इसका उपयोग ऊर्जा के लिए मानव शरीर करता है। समझ गए बात? तो पॉलीसैकेराइड क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और स्टोर कहाँ होता है? तो मांसपेशियों में और लीवर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड हैज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए है रक्तकुल यानी हेमाटोमा, ऑप्शन बी है दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन में होता क्या है? जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन बिगड़ जाता है और इस बिगड़े हुए रूप के कारण सिकल सेल एनीमिया होती है। यह एक आनुवंशिक रोग होता है, आनुवंशिक यानी जेनेटिक रोग होता है और
और भी जेनेटिक रोग होते हैं, जैसे थैलेसीमिया, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, थैलेसीमिया, ये भी जो है जेनेटिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में उत्पादन नहीं होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है? तो थैलेसीमिया में ये होता है कि हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होना। और अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया, यहाँ पे आपके सामने है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो ब्लड होता है ना, चोट लगने पर रुकता नहीं है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है हीमोफीलिया में। और ये भी जो है जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ब्लड में, वह नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड रुकता ही नहीं है, खून बहता जाता है। ये कभी-कभी बहुत गंभीर हो जाता है। इससे हीमोफीलिया ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और भी अगर हम बात करें तो हेमेटोमा, हेमेटोमा रक्त गुल्मता या फिर खून का जमाव, हीमोफीलिया के जस्ट उल्टा है हेमेटोमा। में क्या होता है, रक्त का थक्का जमने लगता है शरीर में हमारे। कहीं शरीर में अंदर धमनियों या कोशिकाओं में जो है ब्लड निकला और वहीं पर थक्का जम गया, जिससे कि गांठ के रूप में बाहर दिखती है, कलरफुल दिखती है। और ये भी जो है आनुवंशिक रोग है। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हेमेटोमा, ये सभी जो है आनुवंशिक रोग हैं और ये सभी हीमोग्लोबिन से संबंधित बीमारियां हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी ऑक्सीजन ले जाता है। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है, ये काम हीमोग्लोबिन का है। ठीक है? समझ गए? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथेनॉल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन प्रोडक्शन इथाइल अल्कोहल कैन बी यूज्ड? ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी है एंटी एलर्जिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा इथाइल अल्कोहल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है C2H5OH और इसे ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल मतलब कि अनाजों से किण्वन करके बनाया जाता है। गन्ने से, फलों से, अनाज से जो है उसका किण्वन किया जाता है, फ्रगमेंटेशन किया जाता है और उससे जो है यह इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। इसे ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल मतलब इसी को शराब के रूप में लोग पीते हैं। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका उपयोग दवाओं में, एंटीसेप्टिक दवाओं में जो है किया जाता है और दवाओं को घोलने में किया जाता है। सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कफ सिरप हुआ, इन सब में जो है अल्कोहल होता है। इसके अलावा ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है फ्यूल के रूप में, कॉस्मेटिक में उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग में जो स्याही यूज़ होती है उसमें उपयोग किया जाता है। इन सब में इसका उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर जानते रहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? देखते हैं एंटीपायरेटिक, ये क्या होता है? एंटीपायरेटिक मतलब कि ज्वर नाशक, यानी जो बुखार होता है उसकी जो दवाइयाँ बनती है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है? जैसे पैरासिटामॉल, आइब्रूफेन, एस्पिरिन, ये सब जो है क्या होती हैं? ज्वरनाशक दवाइयाँ होती हैं और ये क्या होती है? एंटीपायरेटिक होती है। एंटी एलर्जी की बात करें तो ये जो है इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, सब जो है एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जिक, ये सब मेडिसिन्स के प्रकार हैं। ठीक? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होती है? प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है नाभिक यानी न्यूक्लियाई,
ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है वो है सेल वॉल का। और भी डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेल वॉल दिया हुआ है तो डिफरेंस हो जाएगा कोशिका भित्ति का। ये जो प्लांट एनिमल है यानी जो पौधों का सेल है वो बना होता है सेलुलोज पैक्टिन से। इससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, या जो है पैक्टिन का बना होता है। यह आयताकार होता है, शेप इसका लगभग फिक्स होता है। तो ये जो सेल वॉल होता है ये हार्ड होता है, जो है एनिमल सेल से हार्ड होता है। अगर हम एनिमल सेल को देखें यानी पशुओं के सेल को देखें तो वह जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, जो झिल्ली होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। पारदर्शी झिल्ली होती है सभी एनिमल्स में और हम सब में भी। और ये लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, समझ गए? तो मेन डिफरेंस क्या होता है सेल वॉल का? ये सख्त होती है। हम और डिटेल में बात करेंगे साइंस वाले क्लास में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगा डेल्टा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सुंदरवन, ऑप्शन बी है सुंदरगढ़, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नगर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुंदरवन। जो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन है उनको कहते हैं हम सुंदरवन। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो गंगा डेल्टा का सदाबहार वन है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन। ओके। और सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है जिसकी वजह से इसे हम सुंदर वन डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वृक्ष होता है, मैंग्रोव वृक्ष होता है। और ये जो है मजबूत होता है और बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसे सुंदरवन कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरवन का डेल्टा। पे हम और बात करेंगे ज्योग्राफी की क्लास में। देखते हैं नेक्स्ट। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? विच रिवर इज फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ फ्लो इन बिहार? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी रिवर। कोसी रिवर बिहार में अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, अपना जो है फ्लो चेंज करती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा कोसी के बारे में समझें। देखिए, कोसी को सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं, सप्त कोसी के नाम से। इसका जो उद्गम होता है वो नेपाल में होता है, नेपाल से जो है निकलती है और गंगा में मिल जाती है, मिल जाती है। ये जो नेपाल में तीन नदियों के रूप में निकलती है अगर हम बात करें तो एक है अरुण, दूसरी है सुनकोसी और तीसरी है तमोर। इन तीन नदियों के रूप में निकलती है और एक जगह मिल जाती है जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं। और वहां पर और चार नदियां मिलती हैं अगर हम बात करें तो भोटे कोसी, भोटे कोसी, तामा कोसी, दुध कोसी और जो है इंद्रावती। ये नदियां जो है इसमें आके मिल जाती हैं, इसीलिए इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो आप इसे जरूर जानते रहिए। वैसे तो अरुण, सुनकोसी और तमोर तो आपको जानना ही जानना है। ओके। और ये मार्ग क्यों बदलती है? तो देखिए, ये हिमालय से नीचे जब उतरती है, मैदानी वाले एरिया में बिहार में प्रवेश करती है, तो हिमालय से ढेर सारी मिट्टी, बालू, गाद लेके आती है और जिस मार्ग में ये बहती रहती है वहीं पर इसको इकट्ठा करती रहती है। इकट्ठा करने की वजह से जो है वह स्थान ऊंचा हो जाता है और इसे अंत में अपना मार्ग चेंज करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। समझ गए?
तो इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? प्लांट्स रूट्स गेट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एज बधा जल, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आर्द्रता जल, ऑप्शन सी है कोशिका जल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा कोशिका जल, कैपिलरी वाटर जो है, इससे जो है वृक्ष को, इससे जो है वृक्ष की जड़ों से पानी मिलता है, कोशिका जल से यानी कैपिलरी वाटर से। थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जड़ है, किसी प्लांट का मान लेते हैं जड़ है, इसमें जो है छोटे-छोटे मूल रोम पाए जाते हैं, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, बहुत अंदर चले जाते हैं मूल रोम। इसी मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण होता है, अवशोषण, इसी को कहते हैं कोशिका जल। ये अवशोषण कैसे होता है? देखिए मूल रोम का जो सेल होता है, उसकी सांद्रता डेंसिटी अधिक होती है और जो मिट्टी में वाटर होता है, पानी होता है, उसकी सांद्रता कम होती है। और जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, यानी परासरण की क्रिया होती है, ऑस्मोसिस यानी परासरण, उसमें होता क्या है कि कम सांद्रता वाला लिक्विड अधिक सांद्रता वाले लिक्विड की तरफ जाता है, उसी को कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। तो जो है जो सेल होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, डेंसिटी अधिक होती है, और जो मिट्टी में पानी होता है उसकी सांद्रता कम होती है, तो मिट्टी वाला पानी इस मूल रोम में चला जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया की वजह से, इसी परासरण या ऑस्मोसिस की प्रक्रिया की वजह से जो पानी है वो जो है जड़ में चला जाता है और जाइलम के माध्यम से ये प्लांट की पत्तियों तक पहुंच जाता है। और पत्तियों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पानी उड़ता रहता है, यानी ऊपर निकलता रहता है पत्तियों से, और जल का अवशोषण मूल रोम द्वारा होता रहता है। इस विधि से, परासरण यानी ऑस्मोसिस विधि से ये होता रहता है। तो आपसे कल का क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई कौन सी विधि से जल का अवशोषण होता है? तो परासरण से, ऑस्मोसिस से। ठीक है, और वाटर का फ्लो किस में होता है? जाइलम में होता है, ये भी जानते रहिए। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है, इसे भी जानते रहिए। ये सभी कुछ हम जो है अपने विज्ञान के क्लास में पढ़ेंगे और आप इसे देखते रहिए और डिटेल में समझेंगे ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन न छूटे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? क्वेश्चन क्या है? हाउ मच इक्वेटोरियल डायमीटर्स लार्जर देन पोलर डायमीटर? ऑप्शन ए है 36 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 49 किलोमीटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है कि विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। अगर हम विषुववृत्तीय व्यास को देखें, विषुववृत्तीय व्यास, तो कितना है ये है 12,756 किलोमीटर। और हम ध्रुवीय व्यास को देखें तो ये कितना है? ये है 12,714 किलोमीटर। अगर हम 12,714 किलोमीटर को विषुववृत्तीय से घटाएंगे 12,756 से, तो आ जाएगा 43 किलोमीटर, और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज टेकन एट विच लैंगिट्यूड? ऑप्शन ए है 82 मिनट 5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी है 78 मिनट 5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन सी है 87 मिनट 5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 82 मिनट 5 डिग्री ईस्ट। जो IST अपनाया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ अपनाया गया है? 82 मिनट 5 डिग्री ईस्ट से अपनाया गया है। यह जो है GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसे कहते हैं, GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसे जानते रहिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज नोन टू क्रेडिट टू whom? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या है ये? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको हम लोग मानते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो मानकेम्बू साव शिवम स्वामीनाथन, इनको शॉर्ट में एम एस स्वामीनाथन कहते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के हैं ये, और भारत में 1960 से 70 के दशक में इन्होंने जो है मैक्सिको से गेहूं और चावल ला के उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जेनेटिक चेंजेस किए, भारतीय गेहूं और चावल को मिक्स करके जेनेटिक बदलाव किया गया और एक नई फसल, नई किस्म की फसल गेहूं और चावल को पैदा किया गया, जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई 1960-70 के दशक में। इसी वजह से इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और हम बात करें तो 1967 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण दिया गया इसके लिए। 1969 में पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और बात करें तो 1987 में बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार दिया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। तो ये सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, एम एस स्वामीनाथन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज नोन एज। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है K2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा K2। K2 को जो है भारत की सर्वोच्च श्रेणी कहते हैं, सबसे ऊंची श्रेणी कहते हैं। अब थोड़ा सा समझें, समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो K2 है काराकोरम श्रेणी से कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। ये जो है पाक अधिकृत क्षेत्र में है, यानी पाकिस्तान ने जो क्षेत्र जो है कब्जा लिया है जबरदस्ती, उस क्षेत्र में है, इसलिए जो है इसको भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है तो K2 को हम मान सकते हैं। फिलहाल अगर वास्तव में भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कहाँ है कंचनजंगा? तो सिक्किम में है, सिक्किम में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। ठीक है, इसे आप जानते रहिए कंचनजंगा को। काराकोरम की ऊंचाई भी जान ही लेते हैं, 8611 मीटर। ये जो है पाक अधिकृत क्षेत्र में है, इसलिए जो है हम कंचनजंगा को भी ठीक मान सकते हैं, सही मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो है नंदा देवी, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कामेट, इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। तो इस तरह से हम K2 को भी और कंचनजंगा को दोनों को उत्तर मान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम K2 को मान लेंगे। ठीक है, हाँ इसमें डिटेल वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहां से देख लेंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, इंडियन कॉन्टिनेंट वाज एर्लियर पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन बी है टेथिस का, ऑप्शन सी है पैंसिया का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारतीय उपमहाद्वीप। थोड़ा सा समझें अगर, तो बेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी, बेगनर ने क्या दिया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ड्रिफ्ट थियरी। इस थियरी में वेगनर ने बताया कि बहुत साल पहले, मिलियन ईयर पहले जो है
भूभाग जो है एक जगह था, उसको उन्होंने नाम दिया पैंजिया, और जो चारों तरफ भूभाग के सागर था वो था पैंथालासा। समझ रहे हैं? ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। एक जो है साउथ की तरफ चला आया, एक नॉर्थ की तरफ चला आया। जो साउथ की तरफ चला आया उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, और जो नॉर्थ की तरफ चला गया उसे हम कहते हैं लॉरेंसिया। हम क्या कहते हैं? लॉरेंसिया। समझ गए? अब आगे चल के यही गोंडवाना लैंड लॉरेंसिया से जाके टकरा जाता है, और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट भारत है। समझ गए? डिटेल में जो है वो हम आपको फिर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह को समझे तो देखिए, ये जगदीशपुर, जो आज के समय भोजपुर जिला में है, बिहार में है, भोजपुर जिला में है। यहाँ के जमींदार थे, यहाँ के राजा थे एक तरह से, और इन्होंने 80 साल की उम्र में 1857 क्रांति में अंग्रेजों से जम के लड़ाई किया था, और इन्होंने बहुत से एरिया पर कब्जा कर लिया था। ये यूपी में गाजीपुर तक आए थे। तो बहुत सी बातें हैं इन पे, हम जो है हिस्ट्री वाली क्लास में इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म वाज वाइस्ड बाई, ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को राष्ट्रवाद से जोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था, और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नाथ दत्त। ये जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है, 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारत का पक्ष रखा, जिससे कि विश्व में भारत की संस्कृति, भारत के समाज के बारे में लोग जान पाए। ठीक है? इनका निधन जो है 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में हुआ था। तो हो सकता है ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इसलिए आप इस सबको जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया जाता था? Which newspaper propagated strong nationalist views during India freedom struggle? ऑप्शन ए है पायनियर, ऑप्शन बी है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी है स्टेट्समैन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित किया, प्रसारित किया। ओके। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है ये हुआ 20 फरवरी 1868 से, और इसके प्रकाशक संपादक जो थे वो थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर घोष, मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे, और इन दोनों ने ही प्रकाशन स्टार्ट किया इसका। समझ रहे हैं? और ये प्रारंभ में बांग्ला में प्रकाशित होती थी, बांग्ला भाषा में। ये भी आप जानते रहिए। जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उस समय रातों रात बांग्ला से यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। ठीक है? ये बात आप जानते रहिए। इसे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा समाचार पत्र है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, तो वो अमृत बाजार पत्रिका ही है।
ठीक है। द पायनियर की बात करें तो इसके संस्थापक जो है जॉर्ज एलन है, ये अंग्रेजी में निकलता था, जॉर्ज एलन। और स्टेट्समैन की बात करें तो इसके प्रकाशक थे रॉबर्ट नाइट, ये भी जो है अंग्रेजी में निकलता था, रॉबर्ट नाइट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? वो इंटरवेंट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए हुआ क्या था अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस बढ़ाया हुआ था। जब प्लेग आया था तो उन सब ने प्लेग बोनस बढ़ाया हुआ था, बोनस। ठीक है, क्योंकि मजदूर छोड़ के जा रहे थे तो मजदूरों को एक्स्ट्रा बोनस देने की बात कही गई कि भाई इस समय प्लेग है और आपको ज़्यादा बोनस दिया जाएगा। जब प्लेग खत्म हो गया तो मिल मालिकों ने क्या किया कि प्लेग बोनस खत्म कर दिया, भाई अब प्लेग बोनस नहीं मिलेगा। मजदूरों ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था, और इसमें महात्मा गांधी ने सहयोग किया था। महात्मा गांधी ने सहयोग किया था। और पहली बार भूख हड़ताल, आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया? तो इसी मिल मजदूर आंदोलन में ही किया था। ठीक है, समझ गए सारा मैटर। और अंत में मिल मजदूरों को जो है प्लेग बोनस देना पड़ा, बीच का समझौता जो है किया महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। नेम द लेफ्ट विंग लीडर ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हु पॉपुलराइज्ड दिस इन बिहार। ऑप्शन ए है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन बी है बाधवा राम, ऑप्शन सी है पीसी जोशी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से अधिक, और ऑप्शन ए है कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा ने, जो कि वामपंथी नेता थे, ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी में की गई थी। और इस प्रांतीय सभा से बहुत से लोग जुड़े थे। उसमें हम बात करें तो यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, और राहुल संकृत्यानन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है बहुत बार, संकृत्यानन। ये सब जो है बिहार प्रांतीय सभा से जुड़े हुए थे। क्या मुख्य कार्य था? तो बिहार प्रांतीय सभा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए संगठित किया गया था। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए संगठित किया गया था। ठीक। अब आगे चल के एक अखिल भारतीय किसान सभा बनी, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। इस बात को भी आप जानते रहिए। अखिल भारतीय किसान सभा बनी, कब बनी? 1936 में बनी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद जी थे। इस बात को भी आप जानते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुद्दिमान कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुद्दिमान कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द। ऑप्शन ए है द्वैत प्रणाली, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है संघवाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वैत प्रणाली, यानी डायरकी। अब डायरकी से आपके दिमाग में लॉर्ड क्लाइव वाला डायरकी ना आ जाए। मुद्दिमन कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि भारत में जो शासन हो रहा था, अंग्रेजी शासन और भारतीय शासन दोनों एक साथ हो रहा था, इस पर जो है कमेटी बनाई गई थी। कमेटी कब बनाई गई थी? 1924 में बनाई गई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वैत प्रणाली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था,
वह किसने कहा? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश